हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है व्यू ऑफिशियल सेंटर पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 1 मेजर हिस्ट्री 1 मौर्य प्रशासन, स्वरूप, अधिकार एवं स्रोत। स्रोत जिसे जहाँ से हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य चलता था, उसका प्रशासन कैसे चलता था और हमें उसका बोध कहाँ से होता है, उसका ज्ञान कहाँ से होता है, कि कैसे प्राप्त हुआ, कैसे वो लोग चलाते थे। उन सभी बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मौर्य प्रशासन, स्वरूप, अधिकार एवं स्रोत, जो कि वीवी सेमेस्टर 1 मेजर हिस्ट्री 1 का है। इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे था, आज हम यही जानें कि इतना बड़ा साम्राज्य था जो चलता कैसे था। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने अशोक का धर्म को समझा। अब एक सवाल सोचिए, अशोक का साम्राज्य इतना विशाल था, अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो आखिर पाटलिपुत्र में बैठा राजा हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों पर शासन कैसे करता था। और राजा कहाँ बैठा था? कैपिटल में, जहाँ पे कैपिटल पाटलिपुत्र था, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, वहाँ पे। तो हजारों किलोमीटर दूर लोगों पर शासन कैसे करता था, उसका व्यवस्था क्या था, वही वीडियो को आज हम जानेंगे। आज के समय हमारे पास फ़ोन है, इंटरनेट है, ट्रेन है, सड़क है और सरकारी ऑफिसेस हैं जिससे हम कंट्रोल करते हैं। लेकिन लगभग 2300 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, ना इंटरनेट थी ना मोबाइल था। फिर भी मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था। और तो इसका राज क्या था? इसका जवाब है मौर्य प्रशासन। जो हम लोग अभी तो किसके बदौलत शासन करते, फ़ोन, इंटरनेट, ट्रेन, सड़क, सरकारी ऑफिस से। और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसका साम्राज्य क्या है, जो इतना बड़ा साम्राज्य कैसे चलाता था, इसका राज क्या है, इसके पीछे का जो हमें जानने को कैसे मिलता है, ये कैसे चलाते थे। चलिए वही बातों का हम ढूंढते हैं। मौर्य प्रशासन। अब मौर्य प्रशासन कैसे काम करती थी, आज हम समझेंगे कि मौर्य प्रशासन कैसे था, कौन कौन अधिकारी काम करते थे और हमें इसकी जानकारी किन स्रोतों से मिलता है। और इसमें देखेंगे कि मौर्य प्रशासन में जो कौन कौन काम करता था, इसमें अधिकारी कौन कौन था और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। अंत में आपको मैं ऐसी ट्रिक दूंगा जो मौर्य प्रशासन का स्वरूप, जो अधिकारी एवं स्रोत एकदम आसानी से याद हो जाए। कुछ 10 वर्ड में बताऊंगा और आपको ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 10 वर्ड आप लास्ट तक इंतजार करें। मैं आपको ऐसी ट्रिक दूंगा ना कि आप एक बार में ही याद कर लोगे। ठीक है, चलिए हम पार्ट 1 से शुरू करते हैं। मौर्य प्रशासन का स्वरूप। मौर्य प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी मजबूत केंद्र सत्ता। केंद्र सत्ता मतलब जो जो ना राजधानी से सत्ता चलती हो। राजा प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था और राजा था ना जो प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि राजा ही अकेले सारा सारा काम करता था। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि राजा ही सारा काम करता था। उसकी सहायता के लिए कौन कौन था? मंत्री, अधिकारी, सैनिक, प्रांतीय शासक। प्रांतीय शासक और स्थानीय प्रशासन काम करते थे। उसमें मंत्री थे, अधिकारी थे, सैनिक थे और प्रांतीय शासक मतलब जो स्टेट की, प्रांतीय का मतलब समझ लीजिएगा अभी का स्टेट, ठीक है। और स्थानीय का मतलब समझ लीजिएगा अभी के लिए हम लोग का गाँव, ठीक है ना। आसान एग्जाम्पल में समझिए, जैसे आज किसी भी यूनिवर्सिटी में सिर्फ वाइस चांसलर ही अकेला पूरी यूनिवर्सिटी नहीं चलाता है। उसके नीचे अलग अलग अधिकारी और डिपार्टमेंट होते हैं। कोई जैसे यूनिवर्सिटी है, वीवी यूनिवर्सिटी, उसमें केवल वाइस चांसलर, जो वाइस चांसलर है वही सारा डिसीजन लेता नहीं। सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि अभी हम आपको हिस्ट्री पढ़ा देते हैं, हिस्ट्री का डिपार्टमेंट अलग होता है। इसी तरह सारा सब्जेक्ट, जियोग्राफी का डिपार्टमेंट अलग होता है। तो इसी तरह सारा डिपार्टमेंट का अलग अलग डिसीजन होता है। ठीक इसी तरह मौर्य साम्राज्य में भी अलग अलग स्तरों पर प्रशासनिक व्यवस्था थी। और इसी तरह अलग अलग साम्राज्य, अलग अलग स्तरों पर अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था थी। चलिए, और इसमें राजा का भूमिका क्या था वो देखते हैं। राजा की भूमिका, मौर्य प्रशासन में राजा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। जो मौर्य प्रशासन उसमें था, उसमें राजा का भूमिका जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था। वह क्या करता था? प्रशासन का प्रमुख था। जो प्रशासन था वो सबसे प्रमुख कौन था? राजा था। सेना का नेतृत्व करता था। और कभी युद्ध लड़ने गया तो सेना का नेतृत्व कौन करता था? राजा। कानून व्यवस्था पर नजर रखता था और जो कानून बनाया उस व्यवस्था पर कौन नजर रखता था? राजा। अधिकारियों का नियुक्ति भी राजा ही करता था। राजा का आय और सुरक्षा पर ध्यान देता था। राजा जो, जैसे राजा ना अपने जो प्रजा के लिए पैसा कहाँ से कमाएगा या फिर अपना सैनिक के लिए पैसा कहाँ से कमाएगा, उसका आय कहाँ से देगा और उसकी सुरक्षा पर ध्यान कौन देता था? राजा देता था। लेकिन राजा के साथ साथ मंत्रिपरिषद और अधिकारी वर्ग भी प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। लेकिन राजा फिर भी इतना काम करता था और अकेले तो सारा काम नहीं करता था। तो उसके लिए उसके साथ साथ कौन था? मंत्रिपरिषद और अधिकारी लोग, इन सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। चलिए पार्ट 3 देखते हैं, साम्राज्य एवं प्रांतीय प्रशासन। जो साम्राज्य था उसका प्रांतीय यानी कि स्टेट में जो प्रशासन कैसे चलते थे। इतने बड़ा साम्राज्य का सीधा पाटलिपुत्र से चलाना आसान नहीं था। और इतना बड़ा साम्राज्य था, अगर पूरा भारत को देखें, पूरा देश से चलाना, अगर पूरा एक ही दिल्ली से चला सकते हो? नहीं, हर जगह जैसे स्टेट में सीएम ऑफिस होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट में डीसी ऑफिस होता है, तो उसी तरह धीरे धीरे ऐसे ही वहाँ पे भी उसमें भी बांटा था। इसलिए साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटकर, प्रांतों का मतलब समझ लिया अभी का स्टेट, प्रांतों में बांटकर प्रशासन चलाया गया। और उसमें भी प्रांतों में बांटकर प्रशासन को चलाया गया। महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र कौन कौन था उसमें, जो समझ लिया अभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र, जैसे अभी समझ लिया महत्वपूर्ण स्टेट कौन कौन सा है। तक्षशिल है, उज्जैनी है, स्वर्णगिरी हो और तौसली है। उसमें ना प्रमुख जो प्रांत थे ना यही सब थे। जैसे स्थानों पर उल्लेख मिलता है और जैसे स्थानों पर उल्लेख मिलता है, इन क्षेत्रों में राजकुमारों या महत्वपूर्ण अधिकारियों को प्रशासनों की जिम्मेदारी दी जाती थी। और जो इन जैसे ये जो जगह है, प्रांत है, उसमें किसे
इसमें किसे प्रशासन की जिम्मेदारी दी जाती थी, राजकुमारों को या फिर महत्वपूर्ण अधिकारी जो राजा के करीब होते थे, या तो सीधा उसके बेटा राजकुमार, तो राजकुमारी या राजकुमार जो होता है वह उसके बेटा बेटी होता है, या फिर महत्वपूर्ण अधिकारी जो राजा को संबंध में होता है, जो बहुत ही नज़दीक होता है ऐसा अधिकारी। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, सोचिए अगर पूरा इंडिया ही डिस्ट्रिक्ट होता तो क्या डीएम सब कुछ संभाल सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं संभालता। इसलिए प्रशासन को अलग अलग क्षेत्रों में बांटना जरूरी था। इसलिए जो प्रशासन था उसको अलग अलग क्षेत्रों में बांटना जरूरी था, प्रांतीय लेवल पे, प्रशासनिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, इन सभी पे बांटना जरूरी था। अब जो उसमें से प्रमुख अधिकारी था, उसमें जो अधिकारी बोला ना कि शासन चलाने के लिए राजा का पुत्र तो था एक ठो, लेकिन प्रमुख अधिकारी लोग में कौन कौन था सो देखते हैं। अब आते हैं एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, ठीक है ना। मौर्य प्रशासन के अधिकारी कौन कौन थे? सबसे पहले महापात है। हमने पिछले वीडियो में धम्म महापात को भी देखा था, इसमें भी देख लेंगे। महापात महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी थे। जो महापात्र जो सैनिक थे वो महत्वपूर्ण प्रशासनिक थे। अशोक के समय विभिन्न प्रकार के महापात्रों का उल्लेख मिलता है, और जब सम्राट अशोक का शासन चला था मौर्य समाज में, उसमें विभिन्न प्रकार के महापात्र को हमें उल्लेख मिलता है। जैसे महापात्र था ना, धम्म महापात्र था। अशोक ने ही जो अपनी युद्ध के बाद धम्म महापात्र का घोषणा किया था। राजू कौन था? राजू राजू भी वहाँ स्थानीय लेवल पर, स्थानीय प्रशासनिक मतलब गांव लेवल पर, और न्याय से जुड़े, यानी कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें न्याय कौन देता था? राजू देता था, ठीक है ना। युक्ति कौन था? युक्त प्रशासनिक कार्यों और राजकीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। युक्त जो था वो प्रशासनिक कार्य, मतलब जो प्रशासन जो चलाते उसमें जो कार्य होता था ना, ये युक्त करता था। और राजकीय व्यवस्था मतलब राजा के घर के अंदर जो राजकीय व्यवस्था थी वो, और राजा कहीं जा रहा है तो उसमें कितनी सेना जाएगी, वो सब ना युक्त देखता था, ठीक है। धम्म महापात मैंने आपको बताया था अशोक ने शुरू कराया था, पिछले क्लास में हमने इन्हें पढ़ा था। अशोक ने धम्म महापात की नियुक्ति धम्म से संबंधित कार्य के लिए किया था। धम्म में था कि बड़ों का आदर करना, बच्चों से प्यार करना, और सभी से मिलजुल कर रहना। अब देखते सेना और प्रशासन कैसे काम करते थे। मौर्य साम्राज्य की शक्ति एक बड़ा आधार था। मौर्य साम्राज्य की जो शक्ति थी एक बड़ा आधार कौन था? सेना और प्रशासन, विशाल सेना। अब विशाल सेना के अंदर कौन कौन आता है? सेना में पैदल सैनिक थे जो पैदल चलते थे, घुड़सवार थे, रथ और हाथी था। जैसे सैन्य अंग शामिल थे, मतलब ये सारे यहाँ पे शामिल थे। पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और हाथी। इतने बड़े साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए मजबूत सेना आवश्यक थी। और जब इतना बड़ा साम्राज्य है आपका और उसका सुरक्षा करने के लिए आपको बहुत सेना की जरूरत पड़ेगी, और तभी तो आप इतनी आवश्यकता थी उन्हें। चलिए पार्ट 6 को देखते हैं। नगर प्रशासन। मौर्य प्रशासन केवल गांव और सेना तक सीमित नहीं थी। जो मौर्य प्रशासन है केवल गांव और सेना तक सीमित नहीं थी, नगरों में प्रशासन पर भी ध्यान दिया जाता था। नगर शहरों में भी प्रशासन पर ध्यान दिया जाता। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन का विस्तृत वर्णन दिया। जो मेगास्थनीज था जिसने इंडिका नामक बुक लिखा था, उसमें जो पाटलिपुत्र यानी कि उसकी राजधानी, उसमें जो प्रशासनिक विस्तृत वर्णन किया, उसने अपनी बुक में पूरा विस्तृत से यानी बहुत लंबे मतलब शब्दों में लिखा है। उसके अनुसार नगर प्रशासन के लिए समितियां और व्यवस्था थी, और उसके अनुसार जो मेगास्थनीज के अनुसार क्या थी, उसमें समितियां बनाई गई थी, नगर प्रशासन बनाए गए थे। यानी मौर्य प्रशासन में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन भी विकसित था। अर्बन का मतलब था शहरी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, वो भी विकसित था। यानी कि मौर्य प्रशासन के नाम में शहरी विकसित भी थे, ठीक है, शहरी। चलिए पार्ट 7 को देखते हैं। मौर्य प्रशासन के स्रोत। हमें जो मौर्य जो प्रशासन चलाते थे उसका स्रोत हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, चलिए देखते हैं। इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, हमें यह पता कैसे चलता है कि इसके लिए अलग अलग स्रोत कहाँ से मिलते हैं, सिर्फ देखते हैं, ठीक है। प्रमुख स्रोत कौन सा है? जो कौटिल्य है वो अपना अर्थशास्त्र में, कौटिल्य का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स बुक में लिखा है कि प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कानून और राज्य व्यवस्था की जानकारी हमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र से मिलता है। मेगास्थनीज का इंडिका बुक से हमें क्या क्या मिलता है? मौर्यकालीन समाज पाटलिपुत्र में कैसा था और प्रशासन की जानकारी हमें मेगास्थनीज का इंडिका बुक से मिलता है। अशोक के शिलालेख, जो मैंने बताया, शिला का मतलब था पर्वत और चट्टान पे लिखा हुआ, और स्तंभ लेख अधिकारियों, शासन और धर्म और प्रशासन के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी हमें अशोक का स्तंभ लेख से भी मिलता है। पुरातात्विक एवं अभिलेखीय स्रोत, और उसमें मौर्यकालीन इतिहास में भौतिक प्रमाण मिलते हैं। जो भौतिक प्रमाण मतलब हमें जमीनों से वहाँ जाके जगहों पर से मिलता है, ठीक है। अब पार्ट 8 असली सवाल है, ठीक है ना, मौर्य प्रशासन की ताकत क्या थी? अब पार्ट 8 को देखते हैं। असली सवाल है मौर्य प्रशासन की ताकत क्या थी? आप पूरे क्लास में एक लाइन में समझिए। मौर्य साम्राज्य था इसलिए मजबूत था क्योंकि उसके पास केवल एक शक्तिशाली राजा नहीं था, उसके पास था केंद्र में प्रांत था, अधिकारी, सेना, राजस्व और स्थानीय प्रशासन। इतने लोग मिलकर चलाते थे अपने मतलब साम्राज्य को। केंद्र में क्या राजा देखता था, प्रांत के अधिकारी लोग देखते थे, और सेना, राजस्व जो पैसा वगैरह था, और स्थानीय प्रशासन चलाते थे। यानी एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क था, यानी कि पूरा प्रशासन का एक नेटवर्क बना हुआ था कि इस तरह से चलेगा और पूरे साम्राज्य को देखा जाएगा। चलिए हम आपको फाइनल रिवीजन दो तरीके से करवाते फिर से। मौर्य प्रशासन था, ठीक है। मौर्य प्रशासन में केंद्र सत्ता, उसमें राजा और मंत्रिपरिषद उसके हेल्प करते थे। फिर
गांव लेवल मतलब स्टेट लेवल पे प्रांतीय था। महापात्र और राजूक उक्ति उसमें देखते थे। सेना एवं नगर प्रशासन भी था, यानी नगर शहरी क्षेत्र में। फिर राजस्व व्यवस्था था जमाने का, फिर पैसा जमा करने का, और अशोक का शिलालेख से हमें पता चलता है। इन सभी पॉइंटों से आप ध्यान रख सकते हैं। आप देखिए इसमें एग्जाम में आप लिखोगे कैसे, ठीक है ना। प्रश्न आता है मौर्य प्रशासन के स्वरूप, अधिकारियों एवं स्रोतों का विवेचना कीजिए। तो उसमें सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद केंद्रीय प्रशासन एवं राजा का मतलब हमें भागीदारी बताएंगे। फिर मंत्रिपरिषद का, प्रांतीय प्रशासन का, प्रमुख अधिकारी उसमें जो जो थे। फिर नगर प्रशासन कैसे था, सेना, राजस्व व्यवस्था, मौर्य प्रशासन के प्रमुख स्रोत और प्रशासन की प्रमुख विशेषता। उसके बाद निष्कर्ष आप जो लिखे उसमें से आप कुछ लिख सकते हो। और फिर ट्रिक आप देख लीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इतना ही याद कर लेते हो ना तो पूरा खुद से लिख सकते हो, अगर आपने अच्छे से सुना है तो। राजा प्रांत, फिर अधिकारी, सेना, नगर, राजा, स्रोत, इतना ही, बस इतना ही याद कर दीजिए। आप एक एक वर्ड और इसके बारे में आप खुद से लिखोगे अगर आपने क्लास पूरा अच्छे से सुना है तो। और अगली क्लास में हम देखेंगे कि उसका पतन कैसे हुआ। मौर्य साम्राज्य जब इतना शक्तिशाली था तो इसको अब इसका खत्म कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, अगली क्लास में देखेंगे। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आगे किस तरह का वीडियो लाएं। धन्यवाद।